नमस्कार। इकोनॉमी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। कुछ परंपरागत प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं आगामी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, टीचर एग्जाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना कब हुई थी, इसको देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में कागज निर्माण की एक फैक्ट्री स्थापित की गई। चीनी उद्योग सर्वप्रथम 1840 में बिहार के बेतिया में स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उद्योग 1904 में सर्वप्रथम चेन्नई में स्थापित किया गया था। जूट उद्योग की बात करें तो 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में जूट के उत्पादन का सर्वप्रथम कारखाना लगाया गया था। लोहा इस्पात 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगाया गया था। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर में लगाया गया था। कृत्रिम रेशा रेयान 1920 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में इस उद्योग को लगाया गया था। एल्यूमिनियम उद्योग 1937 में जेके नगर में लगाया गया था। ओके, तो ये भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना कब हुई थी, किस जगह पर हुई थी, ये है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा से संबंधित कुछ परीक्षापयोगी तथ्यों को देखते हैं। मनरेगा, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कहा जाता है, 2006 और 7 में 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ओके, 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई कुल 200 जिलों में, जबकि 2007-8 में इसको कुल 330 जिलों में लागू किया गया भारत के। 2008-9 में कुल 640 जिलों में और 2019-20 तक कुल 691 जिलों में, पूरे भारत के 691 जिलों में मनरेगा को लागू किया जा चुका है। कुल ब्लॉकों की अगर हम बात करें तो 6,921 ब्लॉक में इस समय वर्तमान में मनरेगा का कार्य चल रहा है। मनरेगा में केंद्र और राज्य का व्यय वहन अनुपात, यानी जो मनरेगा में होने वाला खर्च है उसमें केंद्र सरकार 90% देती है और 10% संबंधित राज्य सरकार वहन करती है जो खर्चा होता है। इसकी क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत है। नरेगा जब 2006 में इसकी स्थापना हुई तो इसको नरेगा कहा जाता था, लेकिन इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी इस पे आगे जोड़ दिया गया। तो ये नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। मनरेगा में लाभ प्राप्तकर्ता इकाई कौन है? परिवार है। मनरेगा में 2021-22 में महिलाओं का हिस्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 53.75% भागीदारी महिलाओं की मनरेगा में वर्तमान में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। जबकि महिलाओं की जो वैधानिक आवश्यकता है वो 33% ही है, उसके बाद भी महिलाओं की उससे कई गुना अधिक भागीदारी है। मनरेगा में वर्तमान में 2021-22 में एससी यानी अनुसूचित जातियों का हिस्सा 18.96% है, जबकि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 17.6% है। मनरेगा की इस समय औसत मजदूरी 181.94 रुपये है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी मजदूरी को बढ़ा दिया है। मनरेगा के सुझाव के लिए समिति मेहर शाह समिति मनरेगा से संबंधित है, याद रखिएगा। मनरेगा में सूखा प्रभावित तालुकों या ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिनों से ज़्यादा का अतिरिक्त रोजगार अब अनुमन्य है, यानी जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसमें 100 दिन की जगह 150 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाता है। मनरेगा कामगारों के रिकॉर्ड में त्रुटि को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2017 से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 से। पूर्ण स्वच्छता अभियान और एकीकृत बाल विकास सेवा जो कि 1975 में शुरू हुई थी, इन दोनों को मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस कर दिया गया है, अभिसरण कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत की 10 महारत्न कंपनियों को देख लेते हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। पहली महारत्न कंपनी ओएनजीसी है, तेल प्राकृतिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1956 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है। दूसरी है आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डीजल गैस और पेट्रोकेमिकल से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, ये भी महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पांचवी महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है, सीआईएल 1975 में ये भी स्थापित हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता है, यानी कोल से कोलकाता मुख्यालय, याद रखिएगा, कोयला खनन से संबंधित है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल 1984 में स्थापित हुई थी, नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है, 1964 में स्थापित हुआ था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 में स्थापित हुआ था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापित हुआ था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और लास्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 में स्थापित हुई थी, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ओके, तो ये कुल 10 महारत्न कंपनियां इस समय भारत में हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ लघु निर्यात विकास केंद्रों को देखते हैं कि भारत में कौन सा शहर किस उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन भारत में भी कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं जो विभिन्न उद्योगों के लिए बहुत फेमस हैं, उनको हम देखते हैं। तिरुपुर होजरी और बुनाई उद्योग के लिए, मुरादाबाद ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट और धातु पत्र के लिए, सहारनपुर कास्ट नक्काशी के लिए बहुत ही फेमस है, लुधियाना भारी मशीनरी और होजरी उद्योग फेमस है, सूरत रत्न और आभूषण उद्योग, पंजिम रबर उद्योग के लिए फेमस है, पानीपत हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है, अलेप्पी नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान अलेप्पी में ही बनाए जाते हैं, मोदीनगर रबर उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, जालंधर खेल का सामान, नागालैंड का मोन लकड़ी वास्तु के लिए बहुत ही फेमस है, असोम का नलवाड़ी बांस पर आधारित वस्तु बनाने के लिए फेमस है, पिंजौर मशीन औजार के लिए फेमस है, अंबूर का रानीपत चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, पीलीभीत काष्ठ पादुका और बांसुरी उद्योग के लिए फेमस है, नागपुर हस्त उपकरण के लिए फेमस है, विशाखापट्टनम मछली उत्पादों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, मेरठ खेल का सामान आप सब लोग जानते होंगे, अलीगढ़ पीतल के ताले, आगरा चमड़ा फुटवेयर और पर्यटन, खुर्जा बुलंदशहर में यह है, मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉटरी उद्योग, कांचीपुरम रेशम और पारंपरिक साड़ी के लिए बहुत ही फेमस है, सेलम हस्त उपकरण के लिए, शिवकाशी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माचिस उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है शिवकाशी, अंबाला वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रमुख उद्योग हो गए। भारत में बैंकों का इतिहास देखते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर और लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। भारत में प्रथम बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से हुई। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। कालांतर में यानी आगे चलकर इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ओके, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों को संयुक्त रूप से मिला दिया गया 1921 में, और कौन सा बैंक बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका नया नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक, जो इस समय हम लोग एसबीआई के नाम से जिसको जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, 1926 में हिल्टन यंग समिति, याद रखिएगा, हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की गई। इसी की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1949 को। तो याद देखते हैं स्थापना वर्ष और मुख्यालय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1955 से एसबीआई बना, अभी मैंने आपको बताया 27 जनवरी 1921 को स्थापित हुआ और स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ, मुंबई में इसका मुख्यालय है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई 1948 में स्थापित हुआ, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है।
भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, जिसको आईसीआईसीआई कहा जाता है, जनवरी 1955 में स्थापित हुआ, मुंबई इसका मुख्यालय है। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में स्थापित हुआ। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ, मुंबई में मुख्यालय है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई 1 फरवरी 1964 को स्थापित हुआ, मुंबई इसका मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई जुलाई 1964 में स्थापित हुआ, मुंबई में इसका मुख्यालय है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ, मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आरबीआई का जो नया नाम है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, 20 मार्च 1985 को स्थापित हुआ, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल 1990 को स्थापित हुआ, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। यहीं पर एक और जान लीजिए, सेबी जो शेयर मार्केट है उसका पूरा प्रबंधन सेबी द्वारा किया जाता है, इसका मुख्यालय ये 1988 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। ओके, अगला है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको एक्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, 1 जनवरी 1982 को ये भी स्थापित हुआ था, मुंबई इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 1956 में स्थापित हुआ, मुंबई इसका मुख्यालय है। साधारण जीवन बीमा निगम GIC जिसको कहते हैं 1972 में स्थापित हुआ, मुंबई इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 से इसका प्रारंभ हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्प विकसित देश और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, दादा भाई नौरोजी विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। BS मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर, गुनार मिर्डल एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, एशियन ड्रामा इनकी पुस्तक है। लेवेंस्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। रोजेंस्टीन रोडान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रबल धक्का सिद्धांत इन्होंने दिया। आर्थर लेविस श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। और अगला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रेगनर नर्क्स ने गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। इन्होंने ही प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत दिया, संतुलित विकास का सिद्धांत दिया। ओके, नर्क्स ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र का विवेचन किया है, यानी विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ओके, हर्समैन ने असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया था, यानी संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नर्क्स। इसके प्रभाव कि जब मुद्रास्फीति होती है किसी देश में, मुद्रास्फीति की जाती है तो किस वर्ग को क्या प्रभाव पड़ता है, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। अगर देखिए कहीं पर मुद्रास्फीति हुई है किसी देश में तो उपभोक्ता को हानि होगी, हमेशा याद रखिएगा, और जो ऋणी होगा उसको हमेशा लाभ होगा, जबकि ऋणदाता को हानि होगी। सार्वजनिक बचत में कमी आएगी और सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर बचत में कमी आएगी तो इसका मतलब व्यय बढ़ रहा है। आयात में वृद्धि होगी, निर्यात में कमी आएगी। रोजगार में वृद्धि होगी, करारोपण में भी वृद्धि होगी। उत्पादक को लाभ होगा, व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा और कृषक को भी इससे लाभ होगा। परिवर्तनशील आय वालों को भी इससे लाभ होगा। स्थिर आय समूह और पेंशन भोगी वर्ग को मुद्रास्फीति से होने से हानि का सामना करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति के कुछ प्रभाव हुए। तो कैसा लगा वीडियो आज का? आज इतना ही करते हैं, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। नमस्कार।